35 वर्षीय विनायक अपनी पत्नी रंभा से तलाक लेने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया था। 5 साल पहले उसने सरकारी अस्पताल में कार्यरत नर्स रंभा से प्रेम विवाह किया था। तभी से उसके अधिवक्ता पिता ने विनायक को अपनी छलाछल संपत्ति से बेदखल कर दिया था, साथ ही उससे पारिवारिक संबंध भी तोड़ लिया था। तब भी विनायक पितृसत्ता के आगे नतमस्तक नहीं हुआ। उसने अपनी सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के बल पर बैंक कंपटीशन कंप्लीट किया और एक सरकारी बैंक में कर्मचारी के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। उसके बाद रंभा के साथ उसकी जिंदगी की गाड़ी दौड़ने लगी थी। नौकरी मिलने के बाद विनायक अपनी पत्नी रंभा पर कम और अपने कैरियर पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। बावजूद दोनों रात में घर पर ही रहते और सुखमय दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते थे। दोनों के बीच किसी तरह का गिला शिकवा नहीं था। मजे में उनका हसीन सपना परवान चढ़ रहा था। लेकिन कब दोनों के मन में अमर्यादित शंका का बीज अंकुरित होने लगा, पता ही न चला। रंभा कुछ माह से इमरजेंसी वर्क का बहाना बनाकर नाइट ड्यूटी में ही रहती थी। वह घर नहीं लौटती थी, जिससे विनायक की रातों की नींद हराम हो गई थी। जब विनायक को इसकी सच्चाई मालूम हुई तो एकाएक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पत्नी की दगाबाजी पर वह क्या करे, उसको समझ नहीं आया। सरकारी अस्पताल में रंभा की ऊपरी कमाई ज्यादा थी, बावजूद वह पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में तकरार होने लगी थी। नाइट ड्यूटी जाने पर उसे भला बुरा बोल देता। इस तरह धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गईं कि एक दिन तलाक तक की नौबत आ गई। रंभा से तलाक लेने के बाद विनायक की स्थिति सांप छूंदर सी हो गई। अब वह न घर का था न घाट का। उसके प्रेम विवाह के निर्णय पर घर वाले अलग खरी खोटी सुनाते थे, तो इधर तलाकशुदा रंभा भी यह कहकर ताना मारती कि कोई परित्यक्ता युवती की कौन कहे, अब तो कोई विधवा भी घास नहीं डालेगी। अब विनायक को महिलाओं से नफरत सी हो गई थी। किसी भी युवती में उसे रंभा का रंग, रूप और आचरण दिखाई पड़ता। वह उनसे कटा कटा रहने लगा। अपने ऑफिस में भी उनसे दूरियां बनाकर रखता। जरूरत पड़ने पर वह मात्र औपचारिकताएं निभाता। रंभा द्वारा दिए गए आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आघात से वह उबर नहीं सका था। जितनी बार उबरना चाहता, रंभा की परछाइयां उसका पीछा करती रहती। अड़ोस पड़ोस के सामाजिक सरोकार से भी वह बिल्कुल कट सा गया था। घर से ऑफिस जाना और वापसी के बाद अपने कमरे में बंद हो जाना, यही उसकी नियति बन गई थी। एक दिन विनायक की बुआ उससे मिलने आई और कहा, बिना बहू के तुम्हारा घर सूना सूना लगता है। मेरी सहेली की एक बेटी है जो लाखों में एक है। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। जो मांगोगे वह छप्पर फाड़ कर देगी। बोलो, पहले लड़की दिखा दूं या सहेली के घर चलेगा? मैं ऐसे ही ठीक हूं। अब मुझे शादी विवाह के झमेले में नहीं पड़ना है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो। अरे भतीजे, बिना बीवी के यह पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी? तेरा वंश कैसे चलेगा? इस पर भी तो सोचो। कह दिया ना कि शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। सभी लड़कियां एक सी होती हैं, बिल्कुल रंभा की तरह। दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। तेरा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे प्रस्ताव पर एक बार अवश्य विचार करना। अब चलती हूं। इतना कहकर बुआ अपने घर चली गई। आज विनायक के पास अपना फ्लैट और बैंक बैलेंस था। तलाक के 2 साल बाद उसके व्यवहार और आचरण में काफी बदलाव आया था। समाज के लोगों की नजरों में वह ईमानदार और विश्वासपात्र व्यक्ति था। बुआ के जाने के बाद भी शादी के कई प्रस्ताव आए, इसलिए कि विनायक नौकरी पेशा व्यक्ति था, लेकिन उसने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। एक दिन वह ऑफिस जाने के लिए अपने शहर के नुक्कड़ पर पहुंचा और बस के इंतजार में खड़ा हो गया। तभी वहां एक दुर्घटना घट गई। एक तेज रफ्तार बाइक और एक ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। लहूलुहान होकर बाइक सवार सड़क पर गिरकर छटपटाने लगा, जबकि दुर्घटना के बाद चालक ट्रक से कूदकर फरार हो गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग घायल की अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। वहीं कुछ खड़े लोग घायल की छटपटाहट का तमाशा देख रहे थे। लेकिन विनायक को घायल की तड़प और छटपटाहट देखी नहीं गई। मौत के भय से उसका कलेजा कांप गया। अचानक उसने एक वाहन को रोका
और छटपटा रहे युवक को फौरन लेकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद वह अपनी ड्यूटी पर चला गया। बैंक बंद होने के बाद विनायक अपने घर वापस जा रहा था कि तभी उसके मन में विचार आया कि अस्पताल जाकर घायल का हालचाल पूछ ले। जब वह अस्पताल पहुंचा तो देखा कि बेड पर घायल युवक मृत पड़ा हुआ था। बगल में उसकी पत्नी और बेटी रो रो कर बेजार हुई जा रही थी। कोई उनका आंसू पोंछने वाला भी नहीं था। मानवता को शर्मसार करने वाले उस दृश्य को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने पास बैठकर मृतक की पत्नी और पुत्री को धैर्य और हौसला रखने की नसीहत दी। कहा, जो होना था वह तो हो गया। दुनिया छोड़कर जाने वाले कभी लौटकर तो नहीं आते, लेकिन उसकी यादें सदा हमारे साथ रहती हैं। आप पोस्टमार्टम के बाद मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी करें। अब मुझे अपने संबंधियों का मोबाइल नंबर दें, उन्हें घटना की सूचना देकर अस्पताल में बुलाता हूं। घटना की सूचना सबको है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। आप हमारी मदद करें। मृतक की पत्नी ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपने आंचल से पोंछा और कहा, मैं अचानक वह हकलाया। हमारी दुर्दशा आप देख रहे हैं, कृपया हमारी सहायता करें। दीनहीन भावना से मृतक की पत्नी ने उसे व्याकुल नेत्रों से देखते हुए आग्रह किया। ठीक है। मृतक के अंतिम संस्कार के बाद 30 वर्षीय विधवा विमला से विनायक का एक अनाम रिश्ता बन गया। मृतक मनोज विमला का पति था और उसकी देह से एकमात्र संतान उसकी 16 वर्षीय बेटी वंदना थी। मनोज शराब के नशे में बाइक चलाने के कारण दुर्घटना का शिकार हुआ। वह अव्वल दर्जे का पियक्कड़ था, जिसके कारण उसके संगी संबंधी और मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे। वह सबके साथ गाली गलौच और मारपीट करता रहता था। मनोज का अव्यावहारिक आचरण उसके सामाजिक बहिष्कार का कारण था। यही वजह थी कि उसकी मौत पर भी कोई देखने तक नहीं पहुंचा। मनुष्य हर वक्त अपने नियमों के बंधन में बंधकर नहीं रह सकता। वह कितना भी अभिमानी और स्वाभिमानी क्यों ना हो, लेकिन सामाजिक सरोकार के आगे नतमस्तक हो जाता है। सामने आई किसी विपत्ति से विमुख नहीं हो सकता है। वहां का परिवेश और परिस्थितियां उसे अपना गुलाम बना लेती हैं। यही स्थिति विनायक के साथ हुई। महिलाओं से नफरत करने वाला विनायक अचानक बदल गया था। उसके दिलो दिमाग पर विमला को देखने और उससे मिलने का एक नशा सा छा गया। उसे जब भी मौका मिलता विमला से मिलने उसके घर पर पहुंच जाता था, लेकिन विमला उससे दूर रहने की कोशिश करती। वह एक तो विधवा, दूसरे सामाजिक मर्यादा के भय से स्वाभाविक रूप से मिल नहीं पाती। कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टरका देती, लेकिन हर बार वह ऐसा नहीं कर पाती। कभी कभी बाजार से लौटते समय विनायक से भेंट हो जाती तो दोनों किसी रेस्तरां में कॉफी पी लेते और एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते। औपचारिक मुलाकातों का सिलसिला दोनों के बीच लगभग 2 सालों तक चला। उसके बाद दोनों एक अच्छे मित्र बन गए थे। अब वे अपने दुख सुख को आपस में साझा करते और हर समस्या का हल अपनी सूझबूझ से निकालते थे। एक बार विनायक के दिल से आवाज निकली, विमला ही तुम्हारी जीवन संगिनी बन सकती है। वह तो तुमसे प्यार भी करती है। विमला तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी रंभा से लाख दर्जा नेक दिल और भद्र महिला है। विनायक फिर से सोचने लग जाता, कहीं विमला तुम्हारी पत्नी रंभा की तरह अव्यावहारिक और छिछोरी निकली तो जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। खुशी की तलाश में कहीं मुसीबत में ना फंस जाओ। वहीं दूसरे ही पल उसके दिल ने कहा, नहीं नहीं, विमला ऐसा नहीं कर सकती है। उसे वह 1 से 2 सालों से जानता है, जब उसके पति मनोज की मौत एक्सीडेंट में हुई थी। अभी विमला के विचार व व्यवहार में कोई खोट नहीं है। वह हमेशा रंभा की तुलना में गंभीर और शालीन लगती है। विनायक फिर सोचने लगा, अभी तक जवान विमला के शादी नहीं करने की वजह उसकी बेटी वंदना हो सकती है। शायद वह उसकी शादी के बाद ही अपने बारे में कुछ सोचे। जब वंदना अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी मां सोफे पर बैठे बैंक वाले विनायक अंकल से हंस हंस कर बातें कर रही थी। सामने ड्रेसिंग टेबल पर एक तश्तरी में कुछ नमकीन और बगल में चाय के 2 कप रखे हुए थे। चाय पीने के बाद थोड़ी सी चाय बची हुई थी। यह सब देखकर पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। वह बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई।
हालांकि वंदना को अपने कमरे में जाते हुए देखकर उसकी मां विमला और विनायक पर कोई असर नहीं पड़ा। वे पहले की भांति अपनी बातें जारी रखे हुए थे। वंदना को अपने घर में विनायक अंकल का आना और उसकी मां से बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको लगता था कि उसकी मां अंकल के प्यार के झांसे में आकर उससे दूर होती जा रही है। वह दिन रात अपने आप में खोई रहती। उसे लगता कि मां को यह भी भान नहीं कि घर में एक जवान बेटी शादी योग्य है। वंदना अपने कमरे में खड़ी खड़ी इन्हीं बातों में तल्लीन थी कि तभी वहां उसकी मां आ गई और तल्ख आवाज में बेटी को नसीहत देने लगी। यह क्या बदतमीजी है, घर आए मेहमान से हेलो हाय भी नहीं। जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तेरी अक्ल घास चरने लगी है। आगे तू क्या करेगी मुझे नहीं पता। कौन सा मेहमान जो रोज तुमसे मिलने आता है, ऐसे लोग मुझे नहीं भाते। वैसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जो औरतों और लड़कियों को घूरते रहते हैं। वंदना ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए शांत स्वर में जवाब दिया। तू मर्यादा यदि पार कर रही है। 2 पैसे कमाने क्या लगी है, मेरे सिर चढ़कर बोलने लगी है। वे दिन भूल गई जब एक्सीडेंट में तेरे पिता की मौत हो गई थी और आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं था। अपने प्राय सभी दरकिनार हो गए थे। उन विषम परिस्थितियों में विनायक बाबू ने हमारी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक मदद की थी, वरना हमारा अस्तित्व ही मिट गया होता। और तू ऐसे व्यक्ति पर चरित्रहीनता का लांछन लगा रही है। इतना बोलते बोलते विमला की आंखें भर आईं और वह रोने लगी। इस एहसान के पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। आज के युग में कोई ऐसे ही किसी की मदद नहीं करता। आस पड़ोस में तेरी कितनी इज्जत है, अपने किसी शुभ चिंतक से पूछ लो। वंदना गुस्से में बोली, अरे बेरहम लड़की, मुझ पर थोड़ा सा रहम तो कर। कोई और बोले या ना बोले, लेकिन तू मुझे नंगा करने पर तुली है। तुम मुझे चुड़ैल कहो चाहे भूतनी, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तुम्हारी स्त्रीत्व की रक्षा करना चाहती हूँ। अगर लोगों की जबान बंद करना चाहती हो तो विनायक अंकल से शादी कर लो। वह भी तो तलाकशुदा है। अभी तुम्हारी उम्र 34 से 35 के आसपास होगी। यह उम्र विधवा की जिंदगी जीने के लिए नहीं होती। तुम दोनों की शादी से मुझे काफी खुशी होगी। इतना कहने के बाद वंदना अपने कमरे से बाहर निकल गई। वंदना का जवाब सुनकर विमला की बोलती बंद हो गई। वह कमरे से बाहर निकलती वंदना को आश्चर्य से देखती रह गई। थोड़ी देर पहले मां बेटी के बीच जो विषम स्थिति बनी हुई थी वह बदलकर कुछ हद तक सकारात्मक हो गई थी। विमला सोचने लगी, घर में जवान बेटी के रहते वह विनायक बाबू से कैसे विवाह कर सकती है। अगर शादी हुई भी तो जघनसाई के सिवा उसके हाथ में क्या आएगा। वह कोई अच्छा लड़का देखकर पहले वंदना की शादी कर देगी, उसके बाद अपने बारे में सोचेगी। वह यही सब सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े एक युवक को देखकर दंग रह गई। युवक का सौम्य चेहरा और व्यक्तित्व काफी आकर्षक था। मैं वंदना की मां से मिलने आया हूं, उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ही हूं उसकी मां। आप कौन हैं? मैं रोशन, वंदना के साथ काम करता हूं। बैठने को नहीं बोलेंगी क्या आंटी? ओह, तुम ही रोशन हो। अंदर आओ बेटा, वंदना अक्सर तुम्हारी चर्चा करती है। प्रसन्नता के साथ विमला उसे अंदर ले आई और रोशन को ड्राइंग रूम में बैठाया। फिर उससे बोली, बैठो बेटा, चाय बनाकर लाती हूं। आप बैठिए ना, वंदना चाय बनाकर लाएगी। नहीं बेटा, वह घर में नहीं है, शायद बाजार गई होगी। शायद क्यों? बताकर नहीं गई है क्या? यह तो गलत बात है। फोन करके देखो ना बेटा, वह कहां है। ठीक है, उससे बात करता हूं। रोशन ने वंदना को फोन किया और बोला, जल्दी घर पहुंचो, तुम्हें देखने के लिए मैं अपने माता पिता के साथ आया हूं। इंतजार करो, बस घर पहुंचने वाली हूं। जवाब देकर उसने फोन काट दिया। विमला थोड़ी देर बाद चाय लेकर लौटी और टेबल पर रखकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। चलो अब चाय पी लो बेटा, और बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? विमला ने उत्सुकता से पूछा। चाय की चुस्कियां लेते हुए रोशन ने कहा, मेरा परिवार छोटा है। 3 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूं। मेरी बड़ी बहन अनिता और उनसे छोटी बहन सुनीता शादीशुदा हैं।
जो अपने अपने ससुराल रहती हैं। मेरी माँ ममता गृहिणी है, जबकि मेरे पिता स्कूल में शिक्षक हैं। तभी वंदना घर लौटी। उसके साथ विनायक, रोशन के माता पिता और दोनों बहनें भी थीं। विमला एक साथ अपने घर में इतने मेहमानों को देखकर खुशी से झूम उठी। उसने सभी का अभिवादन किया। तभी कुछ लोग फल, मिठाइयां, कपड़े, जेवरात आदि के पैकेट्स अंदर रख गए। ये सब देखकर विमला अजमंजस में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। तभी विनायक बोल पड़े, आज वंदना और रोशन की रिंग सेरेमनी है। सहसा रोशन की मां ममता ने वंदना को अपने गले से लगा लिया और अपने साथ लाए कपड़े देती हुई बोली, वंदना बेटी, जल्दी तैयार होकर आओ, रिंग सेरेमनी का वक्त हो गया है। हाँ हाँ, जल्दी आओ बेटी। रोशन के पिता ने भी आग्रह किया। वंदना कपड़े लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब आकर्षक ड्रेस में बाहर निकली तो सभी उसे एक तक निहारते रह गए। तभी रोशन आगे आया और रिंग बॉक्स खोलकर अंगूठी निकाली और वंदना को पहनानी चाहिए। ठहरो रोशन, अभी हमारी रिंग सेरेमनी नहीं हो सकती। वंदना 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, अरे बेटा, अचानक तुम्हें क्या हो गया? यह तो घर आए मेहमानों का अपमान है। विमला ने नाराजगी जताते हुए वंदना से कहा, हाँ बेटी, रस्म अदायगी पूरी करो। हम बड़े अरमान लेकर तेरे पास आए थे, आखिर रोशन में क्या कमी है? ममता ने गंभीरता के साथ अपनी बात रखी। कोई परेशानी हो तो बताओ वंदना, हम उसका समाधान निकालेंगे। निसंकोच बोलो। इस बार रोशन ने वंदना का हौसला बढ़ाया और कहा, वंदना, दिल में छिपे गुब्बार को बाहर निकालो, दबाने से मर्ज बढ़ता है। मुझे लगता है कि तुम विनायक अंकल और अपनी मां के बारे में कुछ कहना चाहती हो। हाँ, तुम ठीक समझे रोशन, पहले मां और अंकल की शादी करना चाहती हूं। पहले इन दोनों की रिंग सेरेमनी हो जाए, उसके बाद हम दोनों की होगी। बहुत सुंदर फैसला, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। खुशी का इजहार करते हुए रोशन की मां और पिता ने पास आकर वंदना की पीठ थपथपाई। साथ ही ममता ने अपनी ममता लुटाते हुए सिर आकर खड़ी विमला को बाहों में भर लिया और सूनी मांग को चूम कर बोली, रोशन बेटा, आंटी को अंगूठी दो और विनायक बाबू अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। लेकिन विमला हिचकिचाहट के साथ बोली, लेकिन कुछ नहीं, इस कार्य में विलंब कैसा विमला बहन, अंगूठी पहनाओ। विमला ने विनायक की उंगली में जैसे ही अंगूठी पहनाई, सभी लोगों ने तालियां बजाईं और फूलों की वर्षा की। वंदना की शादी के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी बहन, इसीलिए विनायक बाबू से शादी कर सुखमय जीवन का आनंद उठाओ। हमारी शुभकामनाएं और बधाइयां स्वीकार करो। हर्ष व्यक्त करते हुए ममता ने कहा। इधर रिंग सेरेमनी के बाद रोशन ने अपने सास और ससुर का आशीर्वाद लिया। वहीं जब वंदना ने अपने माता और पिता का आशीर्वाद लिया तो विमला ने गीली आंखों से उसे देखा और अपने गले से लगा लिया। बेटी की जिंदा दिली पर उसका रोम रोम प्रफुल्लित था। उसके दिल ने कहा, बेटी हो तो ऐसी।